हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। देखिए, DSSB का भी एग्ज़ाम होने वाला है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, या ऐसे जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आती है, ओके, उनके लिए ये जो सीरीज़ स्टार्ट की है हिंदी क्लासेस की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें आपको पहले तो सारे थ्योरी वाइज चैप्टर्स कराए जाएंगे हिंदी में, जैसे वर्णमाला हो गया, संधि है, समास है, ये सारे ही आपको चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझा कर कराया जाएगा। एंड बाद में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका एग्ज़ाम पहले होगा, या DSSB या फिर यूपी पुलिस, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। ठीक है, तो पहले थ्योरी क्लासेस होंगी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स होंगे। ओके, तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, उन तक ये चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, क्लासेस शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट होता है वही सबसे ज़्यादा मेन है, उसी के थ्रू मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो पहला जो चैप्टर हम कराने वाले हैं ये वर्णमाला है। देखिए, एक दो क्लासेस आपकी ऐसे हैंड रिटन नोट से होंगी, फिर आपको बाकायदा जैसे आपको पहले क्लासेस दे जा रही थी वैसे मिलेंगी। ओके, तो पहला चैप्टर यहाँ पे वर्णमाला है। तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों की माला। ठीक है, वर्ण तो आप जानते ही हैं, जैसे छोटा बड़ा ये सारे हो गए। अक्षर, वर्ण और ध्वनि जो है वो सेम है, कहीं पर वर्ण लिखा आ जाता है, कहीं पर ध्वनि लिखी आ जाती है। ओके, अक्षर क्या होता है? कभी विनाश ना होने वाला, जिसका कभी क्षर ना हुआ हो। आ जिसमें लग जाता है, आप सभी जानते हैं, वो नकारात्मक के रूप में उसको इंगित किया जाता है। तो अक्षर अक्षर जिसको विनाश ना किया जा सके। ओके, वर्ण विच्छेद देखिए क्या होता है, जैसे लहसुन है। ओके, तो इसमें वर्णों का विच्छेद किया गया है। तो देखिए, ला और आ, जैसे आप अगर ला लिख रहे हैं तो ये जो ला है इसमें ला के साथ में आ भी जुड़ा हुआ होता है। ओके, ला में ये नीचे क्या लगा हुआ है, इसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। ओके, इसी तरह हा देखिए, तो हा में नीचे हलंत। जब ये हलंत लग जाता है, किसी भी शब्द में जब हलंत लग जाता है, उसका अर्थ होता है ये आधा अक्षर है। क्या होगा? ये आधा अक्षर है। ओके, सा में देखिए ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर ऊ लिखा है। ना और आ, समझ गए आप कि जिसके नीचे हलंत लगा होता है वह आधा अक्षर होता है, और जब उसमें हम आ जोड़ देते हैं तब वो पूरा अक्षर बनता है, और उसको हम इजीली ला लिख सकते हैं। ओके, तो ये वर्ण विच्छेद करना भी आप सीख गए। अब हम बात करते हैं कि जो वर्ण हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर और व्यंजन। ओके, कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उनको स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे छोटा आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, तो इसमें क्या है, ये आपके स्वर हैं, इनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। लेकिन अगर यहीं पर आप का, खा, गा को बोलेंगे, तो अगर का है तो इसमें क्या हमने अभी बताया था, का में आ जुड़ा रहेगा। ठीक है, का के नीचे हलंत लगाएंगे और का में आ जुड़ा रहेगा। ये व्यंजन है, और ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है? ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, एक और तरीके का जो वर्ण होता है वो अयोगवा, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। तो ये कौन से होते हैं? देखिए, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो होता है वो अंग की बिंदी, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और जो आहा होता है, आहा, ठीक है, आहा खाली, तो उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, स्वर के प्रकार देख लेते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर के प्रकार मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हर्ष स्वर होता है और एक दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। संस्कृत की बात जब आती है तो संस्कृत में हम प्लूत स्वर को भी जोड़ लेते हैं, लेकिन मेनली अगर आपका हिंदी में पूछा जाता है तो हम 2 ही प्रकार के स्वरों को देखते हैं, एक तो हर्ष स्वर देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं? दीर्घ स्वर देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्वर 11 हैं, कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अ, बड़ा आ, ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ। ठीक है, तो ये टोटल कितने स्वर हो गए? 11। अब इनमें से हर्ष स्वर कौन से होते हैं? हर्ष मीन्स क्या होता है? छोटा। क्या होता है? हर्ष मीन्स छोटा। तो ये आपके 4 टाइप के 4 होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हो गए? हर्ष स्वर हो गए। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत। ओके, तो ये आपके क्या हैं?
दीर्घ स्वर हैं। इनमें मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और जो ए, ए, ओ है, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से पूछ सकते हैं कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है या कौन सा है, और संयुक्त स्वर कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज़ प्रोवाइड करा दी जाएगी। प्लूत स्वर जो होते हैं उनमें बीच में आपका इस तरह का एस टाइप का साइन बना होता है, जैसे ओम है, राम है। जब आप कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और आप उसका नाम बुला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? आप ऐसे बोलेंगे, राम तो नहीं बोल देंगे, आप क्या बोलेंगे? राम, है ना, देर तक बोलेंगे। तो रा वर्ड जो है ना, उसको कई बार आप देर तक उसको बोलते जाएंगे। ठीक है, तो वो प्लूत स्वर हो जाएगा। तो इस तरह आप समझ के मेन आप हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर को देखिएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, जो छोटा आ होता है उसको हम मध्य स्वर भी बोलते हैं, अर्धविव्रत स्वर भी बोलते हैं, आवृतमुखी स्वर भी बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं और अल्प प्राण भी बोलते हैं। ठीक है, तो आ को कितनी टाइप से बोल सकते हैं? आ क्या क्या है? मध्य स्वर है, अर्धविव्रत स्वर है, आवृतमुखी स्वर है, सघोष है और अल्प प्राण है। ओके, देखिए संयुक्त स्वर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? ए एड़ी आ और ई से मिलकर बना है। ये आपको दे देंगे और पूछेंगे इससे कौन सा संयुक्त स्वर बनता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाएगा। और या फिर आपको पूरा यही जो ओ ओखली दे दिया और ये किस तरह से बनता है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओ ओखली कैसे बनता है? आ प्लस ऊ, ए एनक, आ प्लस ए, और ओ औरत जो है वो आ और ओ से मिलकर बना है। तो इस तरह से संयुक्त स्वर बनते हैं। अब बात आती है कि जीभ के भार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के भार के आधार पर अगर ये स्पेशली इस तरह से लिखा हुआ कहीं पर आ जाता है तो हम 3 तरह से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 तरह के भाग होते हैं। एक तो पहला होता है अग्रभाग, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। ओके, देखिए अग्र को आप कैसे याद रखेंगे? अग्रीय। तो इसको अग्र वाले में, अग्रीय में जो है लास्ट में ग्रीय आया, तो ग्रीय में क्या है? ई और ए। भाई ई की मात्रा लगी है और ए बना हुआ है अग्रीय में। ठीक है, तो छोटी, बड़ी, छोटा और ए एड़ी और ए एनक। ओके, ये तो अग्रभाग में कौन कौन से हैं? सिर्फ 4 हैं। कितने भाग, कितने हैं यहाँ पर? 4 हैं। तो अग्रभाग में 4 हैं, अग्रीय से याद रखिएगा। ये एक ट्रिक आप समझ लीजिए। ठीक है, अग्रीय कोई एक मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आप ट्रिक के तौर पर इसको याद रखिएगा कि अग्रभाग में 4 हैं। तो अग्रीय से आप याद रखिएगा कि ई, दोनों ई आएंगी और यहाँ पर दोनों ए आएंगे। ओके, मध्य स्वर में सिर्फ आपका एक ही जो है शब्द आएगा, स्वर आएगा, जिसको हम छोटा आ बोलते हैं। पश्च स्वर में आपके 5 हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ ओखली और औरत। ओके, तो इतना आप समझ गए। बहुत इजीली वे में आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जीभ के भार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो 3 तरह से होता है। एक तो अग्रभाग, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो अग्र को आप ट्रिक के माध्यम से अग्रीय करके पढ़िएगा और दोनों ई और दोनों ए यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आएगा और पश्च स्वर में आपके बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ ओखली और ओ औरत आएंगे। ओके, तो इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि मुंह खुलने के आधार पर स्वर। मुंह खुलने के आधार पर भी स्वर होते हैं। किसी भी स्वर को बोलने के लिए आपको कभी कभी छोटा मुंह खोलना होता है, कभी ज़्यादा मुंह खोलना होता है ना। तो इस तरह से भी इनके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहले ही देख लेते हैं, 4 तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है मुंह खुलने के आधार पर। ऐसे पूछ सकते हैं आपसे कि मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीभ के भार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुंह खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। ओके, तो पहला है देखिए समृद्ध स्वर। तो यहाँ पर ये जो सुई लिखा है ना, ये ट्रिक है। जैसे आपको अग्रभाग में एक ट्रिक बताई थी अग्रीय, समृद्ध स्वर में आप ट्रिक याद रखिए सुई। तो सुई में देखिए दोनों ऊ और दोनों ई आ गए। ओके, समृद्ध स्वर में दोनों ऊ और दोनों ई आ गए। अर्ध समृद्ध स्वर यहाँ पर ओए से याद रखिए। अर्ध समृद्ध मतलब ओए, कोई आधी दूरी पर खड़ा है तो आप उसको ओए करके ही तो बुलाएंगे। तो ऐसे आप याद रखिएगा, कोई आधी दूरी पर खड़ा है तो आप उसको कैसे बुलाएंगे? ओए करके। तो यहाँ पे अर्ध समृद्ध स्वर क्या हो गया? ओए हो गया। ओके, विवृत स्वर में सिर्फ आपका आ आता है। ठीक है, जो बड़ा आ है वो विवृत स्वर में आ जाता है। और अर्ध विवृत स्वर में आपके 3 स्वर आते हैं, छोटा आ, ए एनक, ओ ओखली। ओके, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर।
ओष्ठाकृति मतलब आपके ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को कितने तरह से विभाजित किया गया है। तो एक तो होता है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा होता है आवृत्तमुखी स्वर। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर यानी कि जहाँ पर आपके जो ओंठ है ना वो वृत्त का आकार ले लेते हैं। जब आप बोलिए, आप इन चारों को ही बोल कर देखिएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ऐसे आप बोलिए ऊ ऊ ओ, तो आपका जो ओंठों की आकृति है वो वृत्त की तरह होगी। ठीक है, आवृत्तमुखी जिसमें आपके ओंठों की आकृति वृत्त की तरह ना बने। ओके, तो यहाँ देखिए अ आ ई ए, तो यहाँ पर जब आप बोल रहे होंगे तो आपके ओंठों की आकृति कैसी है, वृत्त की तरह नहीं बनी है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, आवृत्तमुखी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि आगत स्वर कौन सा होता है। तो आगत स्वर होता है औ। ठीक है, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉपी, तो इनमें क्या होता है, कोई भी वर्ड शब्द लिखा है तो उसमें एक चंद्र टाइप का बना देते हैं जिसमें बिंदी नहीं होती है। ठीक है, इसको आगत स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए रा और रिर के रूप। देखिए रा क्या है, व्यंजन है, और रिर क्या है, स्वर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, रा के रूप समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। रा क्या है, व्यंजन है, और रिर यहाँ पर स्वर है। तो देखिए रिर को पहले देखिए, जैसे कृपा है, किसी भी वर्ण में अगर इस तरह से रे ऋषि की तरह अगर मात्रा लगी हुई है तो वो रे ऋषि की है। जैसे कृपा है, कृतज्ञ है, घृणा है, कृष्ण है, आवृत है। ओके, अब रा को जब देख लेते हैं, रा को देखिए, जैसे मात्रा, त्रिशूल बना है तो भी रा की मात्रा है। ठीक है, वर्णा, तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से मात्रा लगी है ऊपर साइड में तो भी आपकी कौन सी है, ये रा की मात्रा है। अगर ये किसी भी वर्ण के नीचे इस तरह से तिरछी मात्रा लगी हुई है तो भी ये रा की मात्रा है। ओके, तो आप इसको समझ गए। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर रा की पूरी मात्रा लगी हुई है, कहाँ पर आधी। तो जो ये वाली मात्रा होती है इसको हम आधी रा की मात्रा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, ये PDF आपको एज इट इज़ मिलेगी। ओके, जैसे धर्म है तो धर्म में माँ के ऊपर इस तरह से रा लगा हुआ है तो ये आधी रा की मात्रा है। अब एक जैसे ट्रेन और ट्रक, तो ये पूरी रा है। ठीक है, पूरा रा यहाँ पर लगा हुआ है। त्रिशूल ये पूरा रा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर आधा रा है, कहाँ पर पूरा। याद रखिएगा, धर्म है, कर्म है, वर्णा है, तो ये वाले जो ऊपर साइड में रा लगती है ये आधी रा की मात्रा है और जो नीचे लगती है वो पूरी रा की मात्रा है। ओके, तो आप रा के रूप भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब स्वर की कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन को देख लेते हैं। व्यंजन वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। कितने व्यंजन क्या होता है, व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ये कितने तरह के होते हैं, देखिए 25। ठीक है, 25 यहाँ पर स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ये देखिए वर्ग लिखा हुआ है आपका, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये वर्ग वाले जितने भी आपके व्यंजन होते हैं ये स्पर्श व्यंजन है। कितने होते हैं, टोटल 25। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 25 होते हैं जीभ के स्पर्श से बोले गए व्यंजन। ठीक है, अब आप इनको बोल कर भी देखिएगा। ओके, जैसे क, ख, ग, घ, तो आपकी जीभ है ना ये लग रही है आपके तालू में। ओके, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा। जितनी बार भी आपने इन अक्षरों को, इन व्यंजनों को बोला होगा उतनी बार आपकी जो जीभ है वो कहीं ना कहीं पर स्पर्श हुई ज़रूर होगी। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर हर वर्ग के 5 खंड होते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये जो पांचवा वाला खंड होता है इसको हम नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक्य वर्ण या अनुनासिक वर्ण। ओके, अब दो जो आपके वर्ण होते हैं वो ड ढा होते हैं, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। हिंदी का कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि वह कौन से वर्ण हैं जिनकी सहायता से कोई भी जो शब्द है वो नहीं शुरू होता। तो ये ड़ा और ढा है, ये कौन से व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन। ओके, नासिक्य वर्ण, अनुनासिक वर्ण आप समझ गए। जो पांचवा वर्ग होता है, जो पांचवा वर्ग होता है, हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वो नासिक्य वर्ण और अनुनासिक वर्ण होता है। ओके, तो इतना आप स्पर्श व्यंजन के बारे में
समझ गए। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ये कौन से होते हैं? तो यार अलावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको आप कई बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए, ऊष्मीय व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो श श श ह है, इनको बोलने में आपको संघर्ष करना पड़ता है और ऊष्मा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, इसीलिए इनको कैसे जो व्यंजन है वो बोले जाते हैं? ऊष्मीय व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी आपने पढ़े थे संयुक्त स्वर, ठीक है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो ये आपके 4 तरह के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं। देखिए ये कैसे बने हैं? छ छत्री जो है वो का और शा से बना है, जहाँ पर आधा का लिया गया है और पूरा शा षटकोण लिया गया है। ओके, त्र देखिए कैसे बना है? आधा ता लिया है और पूरा रा लिया है। यहाँ पर हमने आपको बताया था ना कि रा को कहाँ पर आधा ले रहे हैं, कहाँ पर पूरा ले रहे हैं, तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए ज्ञा ज्ञानी, इसमें जा और वहाँ को पूरा लिया गया है, जा आधा लिया गया है। ओके, श्रा देखिए शा को आधा लिया गया है और रा यहाँ पर पूरा लिया गया है। तो ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं आगत व्यंजन की। आगत व्यंजन वो होते हैं जिनके बीच में ये नुक्ता रखा होता है। ओके, उर्दू का वर्ड है ये नुक्ता, क, ख, ग, ज, फ। इनको बोलने का जो तरीका होता है वो भी नॉर्मल व्यंजन से थोड़ा सा अलग होता है। ओके, बात करते हैं अर्धस्वर की। तो जो हमारे या और वा हैं, ये अर्धस्वर की श्रेणी में आते हैं। ओके, अर्धस्वर कौन से होते हैं? या और वा। जब आप संधि करते हैं तब उसमें भी या और वा को आधा स्वर ही माना गया है। अब देखिए रा को क्या बोलते हैं? लुंठित और प्रकंपित व्यंजन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लुंठित और प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि रा को बोलने में आपकी जो जीभ है ना, उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है। आप बोल कर देखिएगा रा, ठीक है, थोड़ा सा कंपन उसमें होता है या नहीं होता है। तो रा को हम लुंठित और प्रकंपित बोलते हैं, क्योंकि रा में जीभ को मोड़ कर और कंपित करते हुए बोला जाता है। ओके, अब देखिए ला हमारा कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजन आप अच्छे से समझ गए होंगे, PDF आपको मिल जाएगी। ओके, अब देखिए घोषत्व के आधार पर भी व्यंजनों की श्रेणी देख लेते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो अघोष होता है, दूसरा क्या होता है? सघोष। लेकिन घोष भी उसको बोलते हैं। ओके, घोष और सघोष ये दोनों एक ही होते हैं। कई कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर आप PDF से अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आपने यहाँ पर ये देखा था कि जो ये व्यंजन है इनको हमने 1 2 3 4 5 रोमन नंबर की कैटेगरी में रखा। ओके, इतना आप समझ गए कि पहला कौन सा हो गया? क छ ठ था पा हो गया, दूसरा ख छ ठ था फा हो गया। तो ये यहाँ पर आपने समझा। इसी के आधार पर हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे, तो आप लोग थोड़ा पहले वाले पार्ट को याद रखिएगा। तो पहला और दूसरा, ठीक है, जो वर्ग हमने बताए थे पहला और दूसरा, यानी क, ख, छ, छ, त, थ, द, ध, ये वाले जो वर्ड हैं आपके, ठीक है, पा, फा, ये वाले जो आपके वर्ण हैं वो आपके अघोष में आएंगे। बाकी बचे जो 3 4 5 की कैटेगरी है वो घोष और सघोष में आएगी। ठीक है, साथ ही अघोष में आपके तीनों शा आएंगे। तो टोटल कितने अघोष हो गए? 13 अघोष हो गए। ठीक है, 13 अघोष हो गए। अब इसमें सघोष में आपका 3 4 5 ये वाले कैटेगरी आएगी, साथ ही यार अलावा यानी और उत्क्षिप्त व्यंजन और हाँ और सभी स्वर। ठीक है, जितने भी स्वर हैं छोटे आ से लेके आ काली तक वो सभी आपके इसमें स्वर 11 है ना, तो जितने भी 11 स्वर हैं वो इसमें आएंगे। ओके, तो ये आप समझ गए अघोष और सघोष। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, तो अल्प प्राण और महाप्राण दो तरह के होते हैं। अल्प प्राण जिसमें आपको कम प्राण लगाने पड़ रहे हैं, कम एनर्जी वेस्ट हो रही है। महाप्राण जिसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। ओके, तो पहला, तीसरा और पांचवा जो भाग है वो आपका अल्प प्राण में आता है। दूसरा और चौथा जो भाग है वो महाप्राण में आता है। अब देखिए घोष में क्या था, सभी स्वर थे, यहाँ पर अल्प प्राण में सभी स्वर और यार अलावा आ गया। इस तरह आप कोरिलेट कर लीजिए। ओके, तो अल्प प्राण में आपके यार अलावा आ गए। इसी तरह महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा है, साथ में देखिए तीनों सा और हा, ये महाप्राण में। हा को बोलने में भी देखिए ज़्यादा प्राण की आवश्यकता हो रही है, ज़्यादा वायु की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, इसी तरह शा को तो आप जानते ही हैं कि भाई ऊष्मीय व्यंजन होता है, ऊष्मा की अधिक ज़रूरत होती है, तो ये हमारे कहाँ आ गए? महाप्राण में आ गए। ठीक है, तो ये आप प्राणवायु के आधार पर भी समझ गए होंगे, घोषत्व के आधार पर भी यहाँ पर समझ गए होंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पर आ जाता है उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर देखते हैं क्या है। उच्चारण की जो स्थिति है ये 5 तरह की होती है। एक तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ।
ओके, क्या होगा? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए 5 वर्ग हैं, तो पाँचों को आप लिख लीजिए, क च ट त प। तो कंठ में का वर्ग आ गया, का, इस तरह से याद रखिएगा। तालव्य में चा वर्ग आ गया, ता को जब चा वर्ग को आप बोलेंगे, देखिए चा छा, तो आपकी जो जिह्वा है, जो आपकी जीभ है, वो तालु को टच कर रही होगी। ओके, मूर्धन्य देखिए टा वर्ग, तो टा वर्ग जो दांतों के ऊपर का जो तालु होता है ना, तालव्य बहुत जो कंठ के बाद वाला तालु हो गया, फिर तालव्य के बाद मूर्धन्य आता है, जो दांतों के ऊपर वाला तालु होता है, उसको टा वर्ग। आप बोल कर भी अपने आप देखिएगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अंडरस्टैंड मतलब देख पाएंगे। देखिए दंत, दंत जब ता वर्ग को आप बोलेंगे तो त थ, आपकी जो जिह्वा है वो कहाँ लग रही होगी? जीभ दांतों पे लग रही होगी। ओष्ठ, प फ ब भ, आपको सिर्फ ओंठों से ही पा फ ब पावर को पूरा बोलते हैं। ओके, तो इनके इन वर्गों के अलग जो हमारे स्वर होते हैं उनको भी कैसे अरेंज करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कंठ है, कंठ में का वर्ग आ गया, साथ ही आ और हा और विसर्ग आहा। ठीक है, तो देखिए कंठ, कंठ में कौन कौन से हो गया? आ हा और विसर्ग। तालव्य देखिए चा वर्ग आपका आया, साथ में ई और यश। ठीक है, जैसे चम्मच से दूध पिला रही थी मम्मी किसी बच्चे को, आप थोड़ा ट्रिक से इसको याद कर लीजिए। जैसे चम्मच से किसी बच्चे को दूध पिला रही, तो चम्मच क्या है? उस बच्चे के तालू में लग गया। चम्मच कहाँ लग गया? तालू में लग गया, तो वो रोने लगा। ई करके बच्चे कैसे रोते हैं? ई करके ही रोते हैं। तो बच्चे जब ई करके रोने लगे तो मम्मी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या चम्मच लग गई है? तो बच्चे ने कैसे बताया? यस मम्मा, मेरे तालू में चम्मच लग गई है। तो ई करके बच्चा रोया और यश मम्मा मेरे तालू में चम्मच लग गई है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि चा वर्ग, साथ ही दोनों ई और यश। ओके, टा वर्ग क्या होता है? मूर्धन्य। तो मूर्धन्य कोई मूर्धन्य देखिए टा वर्ग यानी कि एक किसी व्यक्ति ने टमाटर बहुत ज़्यादा खाया। ठीक है, बहुत ज़्यादा टमाटर खाने से क्या हुआ? वो बीमार हो गया। ठीक है, मूर्धन्य उसकी धड़कन, धन्य याद रखिए, उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा टमाटर खाने पर उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई, तो वो किसके पास जाएगा भाई? वैद्य के पास जाते हैं, ऋषि के पास जाते हैं ना, मतलब आप ऋषि को वैद्य समझ लीजिए यहाँ पर। तो वो ऋषि के पास गया, तो ऋ र श, तो ऋषि। ठीक है, ये तीनों ही ऋ र और श ये आपके मूर्धन्य में आ गए। ठीक है, अब दंत में देखिए ता वर्ग आएगा और ल सा। ठीक है, ओष्ठ में पावर, और आप तो जानते ही हैं ऊ जो है हमारे ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये ओंठ से बोला जाता है। तो ये दोनों ही आप अच्छे से समझ गए। कंठ की भी ट्रिक देख लीजिए कि कौआ, अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और कौआ आकर उसके कंठ में अगर चोंच मार जाएगा तो व्यक्ति कैसे रोएगा? आ करके ही तो रोएगा, है ना। तो ये आपके आ करके वो रोया। तो इस तरह से आप उच्चारण के स्थान पर इनको अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, पूरी ट्रिक आप अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, अब देख लेते हैं ओ। इनको हम कंठोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ, यानी कि इनको कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोला जाता है। ठीक है, ओ कैसे बनता है? आ प्लस ऊ से बनता है। ये तो हम बता चुके कैसे बनते हैं संयुक्त स्वर जब पढ़ाए थे। लेकिन ये देख लीजिए कंठोष्ठ, ओ और को कंठोष्ठ बोलते हैं, ए को हम कंठ तालव्य बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? ए को कंठ तालव्य, क्योंकि ये कंठ के साथ साथ तालु के साथ भी ही इनको बोला जाता है। ठीक है, और वाह हमारा क्या हो गया? ये दंतोष्ठ हो गया। तो ये जो पूरा वर्णमाला का इतना बड़ा चैप्टर, जिसको करने में कई टीचर्स 3-4 दिन लगा देते हैं, आपको पूरा एक ही बार में अच्छे से समझाया गया है विद ट्रिक। ओके, एक एक चीज़ की आपको यहाँ पर ट्रिक बताई गई है जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कोशिश करेंगे कि आपकी ये हिंदी की क्लास है कंटिन्यू कराई जाए। ओके, संडे छुट्टी रहेगी। ओके, संडे को कोई क्लास नहीं होगी। तो पूरी कोशिश करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपका जो सपोर्ट है वो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।